नमस्कार, जय सीएलसी। आई एम नीरज चास्टा, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। दंगल मेजर टेस्ट पेपर सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज जो हमारा पेपर हुआ है उसमें दंगल 1 से दंगल 3 तक के सारे जो टॉपिक्स है उन सारे टॉपिक्स का एक कंबाइन करके हम लोगों ने मेजर टेस्ट पेपर आज हुआ है, ठीक है। जिसमें हमारे जो टॉपिक्स रहे हैं वो यूनिट डायमेंशन से लेके रोटेशनल ग्रेविटेशन और एसएचएम के टॉपिक्स अपन ने इस मेजर पेपर में कवर किए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा। पेपर में एकदम टू द नीट और उससे थोड़ा सा ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जिसकी वजह से आप लोग की अच्छी प्रैक्टिस हो और आप इन चीजों का अच्छा फायदा उठा सके। तो चलते हैं अपन पेपर सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस द टाइम डिक्रीजेस बाय 20%, ठीक है। If the speed increases by 20 meter per second, uniform speed is it increases by 20 meter per second. Find the original speed. एक निश्चित दूरी तय करने में जो चाल में 20 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि करने पर समय 20% कम हो जाता है, तो प्रारंभिक चाल अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अभी अगर अपन देखें तो बोला ये है कि अभी पार्टिकल लेस से u वेलोसिटी से चल रहा है और कुछ x डिस्टेंस को कवर करने में अपने को कुछ t टाइम लगता है, ठीक है। फिर अपन ने इसमें 20 मीटर पर सेकंड की क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो फिर स्पीड कितनी हो जाएगी, u+20, और सेम डिस्टेंस पर चलने में अब जो टाइम है वो 20% क्या हो गया है, कम हो गया है। तो या तो 20% कम होने का मतलब इसमें t में 20% कम होने का मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8t हो जाएगी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो अपने को ये जो स्पीड है ये कैलकुलेट करनी है। चीजों को सिंपल रखते हुए वैसे 20% कम होने का मतलब t में से क्या हो जाएगा, 0.8t हो जाएगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन को अगर अपन देखें तो परसेंटेज की टर्म में अभी अगर अपन t की बात करें तो t विल बी इक्वल टू इनिशियली कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, दिस इज x अपॉन क्या हो जाएगा, u। इधर अगर अपन बात करें तो t जो है वो कितना है, दैट इज 0.8t, दैट इज इक्वल टू x अपॉन कितना हो जाएगा, u+20। अब परसेंटेज वाली सिचुएशन है तो आप जरूरी नहीं कि t कंसिडर करें, इसको अपन पूरा का पूरा ही 100 मान लेते हैं, परसेंटेज है उसलिए। तो 20% कम होने का मतलब ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 20% कम होने का मतलब 100 पर 20 कम हो गया, इसका मतलब इसको अपन 80 कंसिडर कर सकते हैं, चीजें जिससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो आप t और 0.83 नहीं समझ में आए तो आप इसको 100 मान ले तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। और अपने को u की वैल्यू पता करनी है। दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं तो x से x कैंसिल, 100/80 जो बन जाएगा दिस विल बी कितना हो जाएगा, दिस इज 5 कितना हो जाएगा, 4, दैट इज इक्वल टू ये u+20 ऊपर चला जाएगा तो u+20 अपॉन में कौन हो जाएगा, u। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये बन जाएगा 5u, दैट इज इक्वल टू दिस इज 4u माइनस कितना प्लस कितना हो जाएगा, 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 80। इसको इधर भेज देते हैं तो u की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 80 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 80 मीटर पर सेकेंड अपना रिजल्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर आ जाएगा 4, ठीक है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है दैट ए man running at a speed of 5 kilometer per hour finds the rain hitting his head vertically, but he has to hold the umbrella at 30 degree with the vertical while at rest. Speed of rain is, अपने को बोला हुआ है कि 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ने वाला एक व्यक्ति जो है वो यह महसूस करता है कि चाल जो है वर्षा की बूंदे उस पर सीधे सीधे ऊर्ध्वाधर रूप से गिर रही है, ठीक है। यदि व्यक्ति रुक जाता है तो बारिश से बचने के लिए उसको छाती को ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री पर पकड़ना पड़ता है। बारिश की चाल क्या होगी, तो पहले तो रुकी हुई कंडीशन में बात कर लेते हैं कि रुकी हुई कंडीशन में अगर अपन देखें तो ये रहा अपने पास कोई, जैसे ये है आदमी, ठीक है, और ये हो गया वर्टिकल। तो उसको जैसे अगर रेन इधर की तरफ फॉल हो रही है, ठीक है, वर्टिकल से रेन जो है वो लेस से वर्टिकल से एंगल उसका थीटा है, तो आदमी को जो अम्ब्रेला है वो ऐसे होल्ड करना पड़ता है, यूं होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। वर्टिकल से ये जो एंगल है वो कितना अपने पास है, 30 डिग्री, ऐसे समझ लो उसको। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, वी इसको मैं बोल देता हूं, ठीक है। पर आदमी जब चल रहा है उस टाइम पर कंडीशन जो है वो ये होती है कि रेन जो है वो अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अभी उसको अम्ब्रेला 30 डिग्री पर ऐसे पकड़ना पड़ता है, इसका मतलब ये बन रहा है जेड, इसका मतलब बारिश जो है वो वर्टिकल से कितने पर हो रही है, 30 डिग्री पर हो रही है। एक्चुअली रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, सॉरी रेन इज फॉलिंग एट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। तो ये है अपने पास रेन की एक्चुअल डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रेन, ये हो गया वी आर। अब आदमी मान लो चल रहा हो, तो आदमी चल रहा है हमारे पास, ये रहा कोई, ये जैसे कोई आदमी है,
ठीक है, ये आदमी चल रहा है एंड दिस इज लेट्स से वेलोसिटी ऑफ मैन, ये इधर की तरफ चल रहा है। तो हम लोग जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन दैट इज इक्वल्स टू दिस इज वी आर एम वेक्टर, दैट इज वी आर वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास वी एम वेक्टर हो जाएगा। वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर की अगर अपन बात करें तो कंडीशन ये वी आर वेक्टर तो है ही है और अभी के लिए वी एम को अपने को माइनस करना है, तो दिस इज वी आर वेक्टर और ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या माइनस ऑफ वी एम वेक्टर, जिसकी वजह से वी आर प्लस माइनस वी एम और रेन अपियर्स टू फॉल वर्टिकली डाउन वी आर एम, ये हो जाएगा। ये बनेगा अपना एक्चुअल डायग्राम। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा कि आदमी को अम्ब्रेला ऐसे पकड़ना पड़ रहा है 30 डिग्री पर, रेन इज एक्चुअली फॉलिंग एट 30 डिग्री, तो उस केस में अपने को यहां से अगर अपन इसको यूं देखें तो ये सिचुएशन रहेगी। अब आगे की बात करते हैं अपन, तो ये वी आर एम अपने पास ये हो गया और रेन अपियर्स टू फॉल वर्टिकली डाउन है। अभी आदमी चल रहा है कितने से 5 से चल रहा है, आदमी चल रहा है 5 से और ये एंगल जो बन रहा है वो कितना है मेरे पास 30 डिग्री अपने को मेंशन कर रखा है। तो ये 5 है ये 30 है और अपने को वी आर की वैल्यू पता करनी है। तो वी आर की वैल्यू के लिए अगर अपन देखें तो डायग्राम जो बन चुका है दिस इज वी आर एम, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये हो गया तुम्हारे पास वी आर, दिस डिस्टेंस इज 5, दिस एंगल इज हाउ मच थीटा, तो लगा देते हैं परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूस है, देन साइन थीटा या साइन 30 विल बी इक्वल्स टू यहां से परपेंडिकुलर कितना है 5 और वी आर की वैल्यू अपने को पता करनी है। साइन 30 विल बी इक्वल्स टू 1/2 और दिस विल बी इक्वल्स टू 5 और ये हो जाएगा वी आर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर चलते हैं तो वी आर विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 5 और 2 10 हो जाएगा। तो रेन की जो एक्चुअल स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सिचुएशन है, तो ये अपने को समझना पड़ेगा। अब आप मान लो यूं बोल देते हो कि सर मैं तो रेन को ऐसे ऐसे वर्टिकल से अम्ब्रेला यूं होल्ड कर रहा था, ठीक है, तो उस केस में अगर आदमी इधर ही चलना शुरू कर देता है तो रेन जो है वो कभी भी वर्टिकली फॉल होते हुए आपको अपीयर नहीं होगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि रेन इधर फॉल होगा और आदमी इधर ही चलेगा तब रेन जो है दैट विल अपीयर टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, the velocity displacement curve of a displacement graph of a particle moving in a straight line as shown in figure, the acceleration of the particle, अपने को सीधी रेखा में गतिमान कण का वेग विस्थापन वक्र दे रखा है v और x, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बोल रखा है और अभी अगर अपन देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो इफेक्टिवली अगर मैं ये बोलना चाहूं तुमको तो v के लिए मैं बात करूं तो v इज राइट नाउ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा x और अपने को ये बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो v प्रोपोर्शनल टू x हो गया तो एक्सेलरेशन x की टर्म में अगर अपन बात करें तो वो क्या हो जाएगा v dv अपॉन क्या हो जाएगा dx। तो मैं एक्सेलरेशन की प्रोपोर्शनलिटी की बात करूं x के साथ में तो v तो x के प्रोपोर्शनल है, तो यहां x यूज कर लेते हैं और dv बाई dx, तो d बाई dx और v जो है वो x के प्रोपोर्शनल है तो x का डिफरेंशिएशन यहां कितना हो जाएगा, देन एक्सेलरेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू, ये तो हो गया x और ये हो जाएगा 1, देन एक्सेलरेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा x। एक्सेलरेशन इंक्रीजेस लीनियरली विथ x, इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर हो जाएगा 2, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बढ़िया सिचुएशन है, बढ़िया क्वेश्चन नहीं है एक, एक्सेलरेशन लीनियरली इंक्रीजेस विथ x, 3 का आंसर आ जाएगा 2। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। टू वेक्टर्स p एंड q आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 64 डिग्री, inclined at an angle of 64 degree. The angle of vector p minus q with p is, तो ये है मेरे पास कौन है p वेक्टर, ये रहा p वेक्टर, ठीक है, ये हो गया मेरे पास कौन है q वेक्टर, ये रहा q वेक्टर और ये एंगल अपने को दे दिया है, these are inclined at an angle of 64 डिग्री। ठीक है, तो अभी अगर अपन यहां पर बात करते हैं तो p माइनस q जो होता है उसका मतलब क्या होता है, दिस इज p वेक्टर प्लस ऑफ माइनस क्यू वेक्टर, सिंपल रखते हो अगर अपन चलते हैं तो माइनस क्यू वेक्टर, तो माइनस क्यू वेक्टर कहां हो जाएगा, इसको इधर कर देता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस क्यू वेक्टर, ये हो गया माइनस क्यू वेक्टर। ये 64 है जिसके लिए अगर अपन इस एंगल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 64, तो 180 में से 60 गए तो 120 और 4 और गए तो 116 हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम दे रखा है, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस करने से डायरेक्शन रिवर्स होती है केवल, ठीक है, पर मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का एडिशन हो रहा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो जाएगा वो इनके एंगल बाइसेक्टर पर जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो जाएगा दैट विल बी एट एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर पर जाएगा।
तो ये 116 है, तो इसका हाफ जो रहेगा 116 बाई कितना हो जाएगा 2। तो p वेक्टर से p माइनस क्यू, दिस इज p वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा q वेक्टर, 116 बाई 2 हो जाएगा। 116 बाई 2 का मतलब कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 58 डिग्री। 58 डिग्री एक बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल एंड स्वीट क्वेश्चन। दैट इज द एंगल ऑफ p माइनस q वेक्टर फ्रॉम p वेक्टर विल बी, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो ये एंगल बाइसेक्टर पर जाएगा रिजल्ट, पर ये q है, ये माइनस q है, तो ये टोटल एंगल जो रहेगा दैट विल बी 116। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर आ जाएगा 2, सेकंड 58 डिग्री विल बी द रिजल्ट। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर। विंड इज ब्लोइंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, which causes rain to fall at some angle with the vertical, which causes rain to fall at some angle with the vertical. With what velocity, with what velocity should a cyclist drive so that the rain appears vertically downward to him? तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन की बात करी थी, जैसे मान लो विंड्स जो है वो इधर की तरफ ब्लो हो रही है, ये विंड है, और विंड कितने से चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो आपको ये बोल दिया है जिसकी वजह से बारिश जो है वो ऐसे यूं गिर रही है, हवा की वजह से एयर इधर हो गई है, अब हवा को भूल जाते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल। ठीक है, और विच कॉजेस रेन टू फॉल एट सम एंगल विद द वर्टिकल, ठीक है, एंड विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन को, डायग्राम को, ये डायरेक्शन को अपन नॉर्थ डायरेक्शन बोल रहे हैं, इधर वाली डायरेक्शन को नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हुए अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग रेन जो है वो भी इफेक्टिवली वर्टिकल से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ गिर रही होगी, बारिश ये नॉर्थ डायरेक्शन है इससे। ठीक है, अभी यहां पर रेन एक्चुअली ऐसे गिर रही होती है, हवा इधर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में चली तो बारिश भी किधर की तरफ टिल्ट हो जाएगी, बारिश अब नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, वर्टिकल से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ गिर रही होगी, तो ये वर्टिकल से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रेनफॉल हो रहा है। अभी अपने पास यहां पर अगर अपन देखें तो ये हो गया हमारे पास इधर की तरफ, दिस इज मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये हो गया रेनफॉल की वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज वी आर, और अपने को ये बोल रखा है विच कॉजेस रेन टू फॉल एट सम एंगल, वर्टिकल से कुछ एंगल पर रेनफॉल हो रहा है, थीटा एंगल पर। अभी आदमी को कितने से चलना चाहिए, विद व्हाट वेलोसिटी शुड हैव साइक्लिस्ट ड्राइव, साइक्लिस्ट या आदमी जो भी चल रहा है, दैट रेन अपीयर्स वर्टिकल टू हिम। व्हेन रेन अपीयर्स वर्टिकल टू हिम का मतलब रेन की वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगी। वो क्यों बनेगा, ऑब्वियसली कि ये है अपने पास वी आर की डायरेक्शन, ये हो गया मेरे पास वी एम की डायरेक्शन, जिसकी वजह से मैं इसी को यहां पर रिवर्स कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ वी एम। वी आर एम जो होता है वो क्या होता है, दिस इज वी आर वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा वी एम वेक्टर, तो वी आर वेक्टर तो ये रहा और माइनस का वी एम वेक्टर ये रहा, वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, जिसकी वजह से वर्टिकल डाउन हो गया मेरे पास, दिस इज वी आर एम वेक्टर। तो अब अपने को ये बताना है कि आदमी को किधर चलना चाहिए। तो एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर होने के लिए आदमी, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर हो तो ये डायरेक्शन नॉर्थ है, तो आदमी को चलना किधर पड़ेगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो आदमी को नॉर्थ में चलना पड़ेगा, तो एक ही बार में अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेन इधर की तरफ गिर रही है, आदमी भी इधर चलेगा तो उसको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेन अपीयर होगी। बट अगर अपन कैलकुलेशन की बात करें और मान लो तुम ये समझो, तो विंड्स ने रेन को एक्स डायरेक्शन में ऐसे पुश किया, जिसकी वजह से रेनफॉल की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जो हो जाएगी, इस वीआर की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो एक बार के लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रेनफॉल की अगर वेलोसिटी की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में अपने पास कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि विंड की वजह से रेन का एक एक्स कंपोनेंट डेवलप हो रहा है। ठीक है, 2i कैप प्लस वाई डायरेक्शन में क्या है वो मेरे को, या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में क्या है वो मेरे को नहीं पता है, तो इसको कुछ भी मैं बोल देता हूं बीजे कैप। अब वेलोसिटी ऑफ मैन ये हो गया, और वेलोसिटी ऑफ मैन को मैं कुछ ए बोल देता हूं और ए आई कैप बोल देता हूं, आदमी चलना चाहिए एक्स डायरेक्शन में। बात आ रही समझ में? ठीक है, जिसके हिसाब से वी आर एम दैट इज वी आर माइनस वी एम, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, वी आर एम विल बी इक्वल्स टू, ये बन जाएगा मेरे पास 2 माइनस ए आई कैप प्लस का क्या हो जाएगा बीजे कैप। अब आपको ये बोला हुआ है कि आदमी, ये जो वीआरएम है ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि ये केवल जे डायरेक्शन में ही है, जे डायरेक्शन में ही है। एक्स डायरेक्शन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि इसका एक्स कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो a माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो आदमी को 2 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में ही चलना चाहिए ताकि उसको रेन जो है दैट अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। फिफ्थ का आंसर रहेगा 2 मीटर पर सेकंड।
एक बढ़िया क्वेश्चन है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पर। A car starts from rest, traveling with a constant acceleration. Traveling with a constant. If distance covered by it in 4 seconds of its journey is 21 kilometer, what will be the acceleration of the car? कार नियत त्वरण के साथ गति प्रारंभ करती है, जिसकी वजह से अपन जानते हैं कि nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस u प्लस a by 2 क्या होता है 2n minus 1। ठीक है। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, नियत त्वरण के साथ गति करना प्रारंभ करती है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। ये दे रखा तुमको 21 दैट इज इक्वल्स टू a by 2 2 इंटू 4th सेकंड की बात कर रखी है, तो ये हो जाएगा ये बन गया मेरे पास 42 दैट इज इक्वल्स टू 4 2 8 8 माइनस 1 7a हो जाएगा, तो 7 6। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 6 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 4 दैट इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, बढ़िया बात है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। A rocket rises vertically up from the surface of Earth so that its distance from the Earth's surface is x is equals to कितना है ct square। ठीक है, where c is a constant। After 10 seconds the rocket has traveled 2 kilometer distance। 10 सेकंड के बाद, तो 10 सेकंड के बाद डिस्टेंस कितनी होगी 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का मतलब ये हो गया 2000 मीटर c, और 10 सेकंड के बाद की बात हो रही है, तो ये हो गया 10 सेकंड का स्क्वायर, तो 100 हो जाएगा। 100 से ये 100 कैंसिल, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। डिटरमाइन इट स्पीड एट दिस मोमेंट, इसकी स्पीड बतानी है, तो इस x का मैं कर देता हूं डिफरेंशिएशन। v बराबर हो जाएगा dx अपॉन क्या हो जाएगा dt दैट इज इक्वल्स टू 2ct आ जाएगा 2t, और ये हो गया c, तो 2ct। 2c की वैल्यू आ गई 20 और t की वैल्यू इसी टाइम पर कितने टाइम पर 10 पर, तो ये हो जाएगा ये, तो 20 2 40 और 10 कितना हो जाएगा 40 और 10 400। तो स्पीड ऑफ द रॉकेट एट दिस इंस्टेंस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच 400 मीटर पर सेकंड। तो सातवीं का आंसर नंबर आ जाएगा 4 400 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8। इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। तो एक प्रोजेक्टाइल के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब यहां पर वेलोसिटी इधर की तरफ होती है u cos थीटा टॉप मोस्ट पॉइंट पर, और एक्सेलरेशन होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में g। तो प्रोजेक्टाइल के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर हो, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन। ठीक है, तो आठवीं का आ जाएगा 1। चलते हैं अपन 9 पर। इफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट जस्ट अबव नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है, नियर द सरफेस इज t, इज डेंसिटी a and the density of earth is rho, then rho t square जो रहेगा वो क्या होगा। यदि पृथ्वी की सतह के समीप ठीक ऊपर एक कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना है t है, और पृथ्वी का घनत्व मान लो रो है, तो रो टी स्क्वायर क्या होगा। बढ़िया बात है ये। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट विच इज क्लोज टू अर्थ सरफेस जो होता है हमारे पास, वो होता है t का फॉर्मूला लिखे अगर अपन 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये होता है हमारे पास क्या होता है, दिस इज r क्यूब अपॉन GME होता है, ये होता है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है। अब इसको अगर अपन देखें तो एक बार तो कर देते हैं टी स्क्वायर कर देते हैं, टी स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में टी स्क्वायर चल रहा है, तो दिस विल बी 4 पाई स्क्वायर। इधर हो जाएगा मेरे पास r क्यूब, पर आपको बोला हुआ है दैट द सैटेलाइट इज नियर द अर्थ सरफेस। नियर द अर्थ सरफेस में अगर अपन बात करेंगे तो स्मॉल r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r, डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट इज नियरली इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास कौन हो जाएगा r क्यूब अपॉन कितना बन जाएगा GME। अब डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है वो रो बोल रखा है अपने को, तो इस इक्वेशन को और आगे लेके चलते हैं। टी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, दिस इज r क्यूब अपॉन हो जाएगा g, और मास ऑफ अर्थ जो चल रहा है उसके लिए अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, दिस इज r क्यूब, और ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इसको भेज देता हूं ऊपर, टी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू जाएगा ऊपर 3 पाई अपॉन, ये बन जाएगा मेरे पास कितना रो जी, इनको इधर उधर भेज देते हैं अगर अपन, तो ये बन जाएगा मेरे पास रो टी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू रो टी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई कितना हो जाएगा जी, रो टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3 पाई बाई क्या हो जाएगा जी। तो रो टी स्क्वायर इज ए, अब अगर बात करें तो 3 पाई और जी ये सभी क्या है कांस्टेंट है,
तो इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 3 पाई बाई कितना हो जाएगा जी, तो 9th का आ जाएगा 1। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। 10th, ब्लॉक हैज बीन प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन, द स्लोप एंगल थीटा ऑफ द प्लेन इज सच दैट द ब्लॉक स्लाइड डाउन द प्लेन विद अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब आगे की तरफ होता है, कौन होता है, जी साइन थीटा, और पीछे की तरफ जो होता है वो कौन होता है, म्यू जी कॉस थीटा। और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है यानी कि v कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। दे देते इधर जी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू म्यू जी कॉस थीटा, तो जी से जी कैंसिल कर देते हैं, तो म्यू जो आ जाएगा वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा। देन काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan थीटा। तो 10th का आंसर नंबर आ जाएगा, कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11th पर। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x from the fixed origin as u is equals to a under root x, x plus क्या हो जाएगा, b। ठीक है, where a and b are constant। ठीक है, the dimension of a into b are, dimension of a into b बतानी है। तो सबसे पहले तो देखो ये x और b ऐड हो रहे हैं, तो b की डायमेंशन जो रहेगी वो x की डायमेंशन के बराबर रह जाएगी, यानी कि b की डायमेंशन हो जाएगी L1। ये है एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन होती है m1 L2 t minus 2। ये चल रहा है मेरे पास a, ये है x का मतलब l की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, अपॉन में यहां कौन हो जाएगा, दिस इज l, ये l हो गया। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखना चाहूं तो एक बार के लिए ये l टू द पावर 1/2 और ये l टू द पावर 1/2 हो जाएगा, तो a की डायमेंशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी m1 L2 और ये 1/2 और, तो 2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2, t माइनस कितना हो जाएगा, 2। जिसके हिसाब से मैं a इंटू बी के बारे में बात करूं तो a इंटू बी ये हो जाएगा m1 L 5/2 t माइनस 2, और b की डायमेंशन अपन ने L1 पहले से कैलकुलेट कर रखा है, L1, तो 5/2 में 2 और एक और ऐड कर देंगे तो दिस विल बी 2.511 3.5 7/2 हो जाएगा। तो m1 L 7 बाई कितना हो जाएगा, 7/2 t माइनस 2 हो जाएगा। m1 L 7/2 और t माइनस 2, m1 L 7/2 t minus 2, m1 L 7/2 t minus 2। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, तो रिजल्ट रहेगा सेकंड। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पर। द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स दीज विल बी। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट 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 सिग्निफिकेंट, बीच में 0, सिग्निफिकेंट 5, शुरू वाले 0 नॉन सिग्निफिकेंट 1, ये नॉन सिग्निफिकेंट 1 2 2, तो 5 1 2 इज द सिग्निफिकेंट, 5 1 5 1 2 इज द सिग्निफिकेंट नंबर, 12वें का आ जाएगा 1। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पर। ए कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। तो ये बेल्ट जो है वो 4 से चल रही है, ये बेल्ट चल रही है 4 मीटर पर सेकंड से। अभी अपन ने एक ब्लॉक इस पर ऐसे रख दिया, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ब्लॉक की कितनी है, वो u बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, जनरली ड्रॉप इन इट। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ये ऐसा, तो अभी ब्लॉक जो है वो ये अभी ब्लॉक यहां पर रखा है, कन्वेयर बेल्ट जो है वो कन्वेयर बेल्ट आगे जा रहा है, तो बेल्ट इसको आगे लेके जाएगा। तो अगर अपन यहां पर बात करें तो बेल्ट की वजह से ब्लॉक पर फ्रिक्शन जो लगेगा वो आगे की तरफ, और ब्लॉक की वजह से बेल्ट पर फ्रिक्शन जो लगेगा वो किधर होगा, पीछे की तरफ होगा, क्योंकि बेल्ट ये रहा, ठीक है, बेल्ट ये जा रहा आगे, इसके ऊपर ये ब्लॉक आया, तो बेल्ट ये जो है, तो ये बेल्ट इस ब्लॉक को किधर ले जाने की टेंडेंसी रखेगा, आगे की तरफ ले जाने की टेंडेंसी रखेगा, तो फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया ब्लॉक, और ब्लॉक पर फ्रिक्शन आगे की तरफ एक्ट कर रहा है, जो इसको इधर की तरफ क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, इसको जैसे अगर अपन यहां पर बात करें तो अभी के लिए अगर अपन देखें फ्रिक्शन कितना रहेगा, ठीक है, फ्रिक्शन के लिए अगर अपन बात करें तो फ्रिक्शन म्यू इंटू कितना होता है, म्यू इंटू फ्रिक्शन म्यू इंटू एन रहेगा, तो म्यू एम जी रहेगा, और इसकी वजह से इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो रहेगा उसको मैं बोल देता हूं एम इंटू ए। तो यहां से अगर अपन देखें तो एम से एम कैंसिल, ए बराबर कितना हो जाएगा, म्यू जी हो जाएगा। ए बराबर म्यू की वैल्यू तुमको दे दी है 0.2 और जी की वैल्यू हो गई 10, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, डिस्टेंस, अब इस जगह पर ब्लॉक आगे चलना शुरू करेगा, तो ये रही अर्थ सरफेस और ब्लॉक चलना आगे शुरू करेगा, कितना एक्सेलरेशन है इसका, 2।
then the block will move relative to the ground before coming to rest with respect to the belt. बेल्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर आए, बेल्ट के रेस्पेक्ट में आगे चल के अगर ब्लॉक रेस्ट पर आ रहा है, यानी कि बेल्ट की और ब्लॉक की वेलोसिटी दोनों क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। यानी कि ब्लॉक की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइनल वेलोसिटी जब 4 हो जाएगी, ब्लॉक की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइनल वेलोसिटी जब 4 हो जाएगी, तो बेल्ट की भी वेलोसिटी 4 और ब्लॉक की भी वेलोसिटी 4, यानी कि ब्लॉक बेल्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी इज 4, इनिशियल वेलोसिटी इज हाउ मच, 0। एक्सेलरेशन आ गया 2, डिस्टेंस पता करना है तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल 4 का स्क्वायर, इनिशियल 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है 2s, तो 2 इंटू 2 4, 4 कैंसिल, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू 4, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू 4 मीटर, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 4 मीटर। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। Two objects of mass 40 kg rest on two rough inclined planes having inclination इतना and इतना. If the coefficient of friction for these surfaces is this much and this much respectively, then the ratio of friction force acting on the objects are. एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो क्या है, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मास m का, और ये अभी रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर है तो इस पर आगे की तरफ कौन लग रहा है, mg sin थीटा, और आपको ये बोल दिया गया है कि ये रेस्ट पर है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन जो रहेगा वो इस mg sin थीटा की क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इस टाइम पर इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि यहां पर म्यू mg cos थीटा कितना है, म्यू mg cos थीटा अगर ये रेस्ट पर है तो यहां पर म्यू mg cos थीटा mg sin थीटा से ज्यादा ही है। एक्सट्रीम केस में म्यू mg cos थीटा और mg sin थीटा दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, तो इस केस में अभी आपको फ्रिक्शन पूछ लिया जाए, इफ द ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑन टू रफ इंक्लाइन प्लेन, तो ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट पर है, देन एफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। ये होगी बात एक। अब अपने को ये बोला हुआ है कि एक इंक्लिनेशन तो 30 है और एक इंक्लिनेशन कितना है, 37 है, तो उस टाइम पर फ्रिक्शन मास दोनों का सेम है, फ्रिक्शन F1 अपॉन द रेशियो ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स F1 अपॉन F2 m 40 g, उसका देखें अगर अपन साइन, पहले वाला कौन है 30 और बाद वाला mg साइन, दूसरे वाला कौन है, दूसरे वाला है अपने पास कौन है 37, तो mg से mg कैंसिल, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 37 की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज 3 कितना हो जाएगा, 3/5, तो 5 को ऊपर भेज देते हैं तो 5/6 अपना क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 5/6, 14 आंसर नंबर रहेगा 3, दिस इज 5/6। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15, इन द अरेंजमेंट शोन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक बी, इसका मास जो है वो 10 kg है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू mg, जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 100, उसकी वजह से पीछे की तरफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा, फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू 0.4 म्यू इनटू कितना हो जाएगा n, तो 0.4 इनटू कितना हो जाएगा ये 100, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 40, 0.4 इनटू ये 40 हो जाएगा। ये भी इफ द मास ऑफ द ब्लॉक A is 10 kg, ये भी 10 किलो का है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, mg जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स विल बी, तो आगे की तरफ 100, पीछे की तरफ कितना है 40, देन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, नेट पुलिंग फोर्स, सो ये इधर पीछे की तरफ कितना है माइनस का 40 अपॉन में सम ऑफ मासेज, ये भी 10 का है, ये भी कितने का है 10 का है, ये हो जाएगा 20, सो माइनस 40 हो गया 60 बटा हो गया 20, 60/20 जो हो जाएगा 3, एक्सेलरेशन ब्लॉक विल बी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 15 का आंसर नंबर आ जाएगा कौन आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है 15। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बोलता है द एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ओवर रोटेटिंग फ्लाई व्हील इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस। ठीक है, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लाई व्हील एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकंड इज, तो अपने को एक घूमती हुई फ्लाई व्हील पर एक पॉइंट की पोजीशन जो है वो दे रखी है और t बराबर 1 सेकंड पर अपने को एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। एंगुलर एक्सेलरेशन तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा हो जाएगा तुम्हारे पास 6t² माइनस 3 2 6t माइनस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, आगे चलते हैं, अल्फा की बात करें देन अल्फा ये बन जाएगा मेरे पास कितना, फिर से डिफरेंशिएशन दैट इज d ओमेगा बाई क्या हो जाएगा dt, अल्फा 12t माइनस का कितना हो जाएगा 6। अब 1 सेकंड पर बात करनी है तो 1 सेकंड पर अपने पास 12 इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा 6, तो 12 माइनस 6 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6, 12 माइनस 6 6, तो अपने पास रिजल्ट जो आ जाएगा दैट इज
6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 12th का आंसर नंबर 16th का आंसर नंबर कितना आ जाएगा 3, दैट इज 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर अल्फा। सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ए फ्लाईव्हील इनिशियल हैव एंगुलर वेलोसिटी 18 रेडियन पर सेकेंड। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनिशियल अपने को दे रखा है। इट हैज ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू दे रखी है तुमको ये, एंड इट इज स्लोइंग डाउन एट फर्स्ट। स्लोइंग डाउन एट फर्स्ट। स्लोइंग डाउन का मतलब अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से ओमेगा कम हो रहा है। ठीक है। What time elapses before its angular velocity is 22 radian per second? Elapses before angular velocity is 22 radian per second. ठीक है। In the direction opposite to initial angular velocity. तो ओमेगा फाइनल ये 22 अपने को चाहिए, बट इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी। ओमेगा फाइनल दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अपन कर देते हैं अल्फा इंटू कितना हो जाएगा टी। ओमेगा इनिशियल 18 को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, 18 पॉजिटिव, तो अपोजिट डायरेक्शन में 22 चाहिए, यानी कि माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 22 प्लस अल्फा अपने पास डाउन स्लोइंग डाउन है तो अपोजिट डायरेक्शन में है, दिस इज टी। तो इसको उधर कर देता हूं, इसको इधर कर देता हूं, तो 2t विल बी इक्वल्स टू 18 प्लस 22 कितना हो जाएगा 40। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेकेंड अपना सॉरी 10 क्या 40/2 कितना हो जाएगा 20 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है 2t, इसको उधर भेजेंगे इधर, तो 18 और 22 कितना हो गया 40। 2t विल बी इक्वल्स टू 40, तो t विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20 सेकेंड। तो 17 का आंसर नंबर आ जाएगा कितना 2, दैट इज 20 सेकेंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18, when a constant power is delivered to the object initially at rest, the graph between velocity and position of the object is। अगर किसी पिंड को विरामावस्था में किसी वस्तु को नियत शक्ति प्रदान की जाती है तो वस्तु के वेग और स्थिति के बीच का वक्र होगा। ठीक है, वेग और स्थिति। तो P बराबर अपन देखे तो क्या होता है F इंटू वी। क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टैंडर्ड पैटर्न रहेगा। P बराबर हो जाएगा हमारे पास ma, F इजिकल्स टू ma इंटू कितना हो जाएगा v। अब आपको वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन लगाना है, तो ये हो गया मेरे पास P बराबर m, a की वैल्यू जो हो जाएगी पोजीशन वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो वो क्या होता है v dv अपॉन क्या हो जाएगा dx इंटू आ जाएगा मेरे पास v। ठीक है, इंटू v। तो इफेक्टिवली अगर अपन देखें तो अब m को इधर भेज देता हूं, dx को इधर भेज देता हूं, ये v इंटू v क्या हो जाएगा तुम्हारे पास v स्क्वायर dv दैट इज इक्वल्स टू p अपॉन m इंटू कितना हो जाएगा dx। इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा v क्यूब अपॉन 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू p अपॉन m इंटू कितना हो जाएगा x। तो यहां से v क्यूब विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा x, और v विल बी प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर क्या आ जाएगा 1/3, x टू द पावर 1/3। स्ट्रेट लाइन ये तो प्रोपोर्शनल टू x, ये कांस्टेंट ये भी नहीं होगा, ये इफेक्टिवली पैराबोला है। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला इस टाइप वाला ग्राफ जो होते हैं, ये v इज प्रोपोर्शनल टू रूट x का भी ऐसे ग्राफ होता है, रूट x से 1/3 होगा तो और ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ दब जाएगा। तो दिस कर्व विल बी करेक्ट। रूट 1/3 का ग्राफ जो रहेगा, पॉइंट लगाने हैं अगर तुमको तो पॉइंट लगाओगे तो एक का तो वैल्यू मिलेगी 1, और फिर 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 का आंसर आएगा 2। तो अपना ग्राफ जो जाएगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। 18, क्वेश्चन नंबर 19, under the action of force body of 5 kg moves such that its position as a function of time is given by this much situation। ये सब दे रखा तुमको, where x is in meter and t is in second, where t is in second, the work done by the force in first 2 second is। तो हम लोग अपन यहां पर देखते हैं, सब दे रखा है अपने को। वर्क डन जो अपन जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का अकॉर्डिंग चेंज इन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा u स्क्वायर। चलो भाई इधर वेलोसिटी लेके आओ, तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन 3t स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 4t की पावर 3 बटा कितना हो जाएगा 4। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, v विल बी इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा t क्यूब, t स्क्वायर प्लस t क्यूब, वेयर x इज इन मीटर एंड वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकंड। तो अभी फर्स्ट 2 सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी t बराबर 0 पर बात करूंगा तो t बराबर 0 पर u की वैल्यू आ जाएगी 0। v की बात करूंगा 2 सेकंड पर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 और 2 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 8, तो ये बन जाएगा कितना 12। तो वर्क डन कैलकुलेट करें, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू हाफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5
और v स्क्वायर का मतलब हो जाएगा मेरे पास कितना 12 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 0। तो 5/2 और ये बन जाएगा 12 इंटू कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो इफेक्टिवली अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा अपने पास 2 12 6 6 5 30, तो 12 इंटू 30 जो बन जाएगा मेरे पास 12 36 और ये हो जाएगा 360 जूल विल बी द आंसर। 19 का आंसर नंबर हो जाएगा कितना 4। बढ़िया क्वेश्चन, चलते हैं 20 नंबर पर। 20 नंबर, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन where A and B are positive constant and x is the distance between the atoms। ठीक है, the atoms are in equilibrium when x is equal to किसी अणु में परमाणुओं की स्थिति ऊर्जा जो है वो इस प्रकार से दी जा रही है। अपने को ये बताना है कि A और B धनात्मक नियतांक है और x परमाणुओं के मध्य की क्या है दूरी है। परमाणुओं की साम्यावस्था के लिए x का मान जो होगा वो क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये u चल रहा है, तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि F बराबर होता है माइनस ऑफ du अपॉन dx और साम्यावस्था के लिए ये क्या होता है 0 होता है। तो इफेक्टिवली अगर अपन देखें तो इक्विलिब्रियम के लिए du बाई dx की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। तो इसको इक्वेशन को लिख देता हूं d बाई dx, इधर ये बन जाएगा a x टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस का 12 माइनस b x टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चीजों को आगे लेके चलते हैं। डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन a तो है ही है, इधर हो जाएगा माइनस 12 और x टू द पावर माइनस 12 माइनस 1 तो x टू द पावर माइनस 13 आ जाएगा, तो x टू द पावर ये हो जाएगा 13 माइनस b तो कांस्टेंट है पावर माइनस 6 x टू द पावर माइनस 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, तो उसको भेज देता हूं इधर x टू द पावर क्या हो जाएगा 7 डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन किया है इस इक्वेशन का, ये तो आपको आना चाहिए। ठीक है, दिस इज माइनस 12 x टू द पावर माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13 हो जाएगा, तो माइनस 13 को मैंने नीचे पुट कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसको ये है माइनस तो इसको इधर भेज देता हूं मैं। तो टर्म जो बनने वाली है वो बन जाएगा 12a अपॉन x टू द पावर क्या हो जाएगा 13 दैट इज इक्वल्स टू 6b और x टू द पावर क्या हो जाएगा 7। तो 6 से 12 2 और x टू द पावर 7 और x टू द पावर 13 कैंसिल होगा तो x टू द पावर 6, तो यहां से मैं इसको इधर भेज देता हूं। देन x टू द पावर 6 विल बी इक्वल्स टू ये 2a और इस b को नीचे भेज देता हूं, तो 2a अपॉन क्या हो जाएगा b। तो x टू द पावर x विल बी इक्वल्स टू 2a बाई b की पावर कितना हो जाएगा 1/6। ये पावर 1/6 बन रही है, इसको बोला जाता है 2a बाई b का रूट लगा के यहां पर 6 लिख दिया जाता है। ठीक है, 1/6 क्यूब रूट होता है वैसे ही, तो क्यूब पावर 1/6 जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, 2a बाई b पावर ये जो 6 लिखा हुआ है ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, पावर को शो करता है, इतने नंबर का रूट चल रहा है ये। ठीक है, तो 1/6 से पावर 2 जब होता है पावर 1/2 होती है तो इसके ऊपर 2 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो 23 का आंसर नंबर आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर 21। गिवन दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन मीटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज x इक्वल्स टू दिस मच। ठीक है, in second, mass of the body is 2 kg। ठीक है, वेरी गुड। The increase in kinetic energy 1 second after the motion, तो increase in kinetic energy वापस change in kinetic energy that is equals to half m, ये हो जाएगा मेरे पास v स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा u स्क्वायर। ये x चल रहा है तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देख लेते हैं, v will be equals to 8t और प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो v 8t हो गया। इनिशियल वेलोसिटी t बराबर 0 रखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी u जो हो जाएगा 0 और t बराबर 1 सेकंड के बाद बात हो रही है। ठीक है, तो सॉरी 2 t की पावर 4 है, तो 4 2 8 t की पावर क्यूब हो जाएगा। हाँ, क्यूब हो जाएगा और 5 का डिफरेंशिएशन 0, 8t क्यूब 4। हाँ, ठीक है, तो t बराबर 0 पर u जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, u बराबर इसमें भी 0 रखे, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर। तो यहां पर अगर अपन चलते हैं v, तो दैट इज इक्वल्स टू t की वैल्यू 1 रखनी है, तो 8 और t की वैल्यू 1 का क्या हो जाएगा क्यूब, तो ये हो जाएगा 8। चलो भाई आगे, डेल्टा k विल बी इक्वल्स टू 1/2 मास जो चल रहा है दैट m इज 2 kg 2, और इधर देखें तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना v, दिस इज 8 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज 64 जूल। तो 21 का आंसर नंबर आ जाएगा 64 जूल। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर 22। 10 लीटर ऑफ वाटर पर सेकेंड इज लिफ्टेड फ्रॉम द वेल टू 20 मीटर।
10 liter of water per second is lifted from the well through 20 meter and delivered with a velocity of 10 meter per second. Then power of the motor. पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। आप किसी m मास को h हाइट तक लेके जा रहे हो तो mgh प्लस उसको आप वेलोसिटी भी प्रोवाइड कर रहे हो हाफ mv स्क्वायर अपॉन हो जाएगा टाइम। अब अपने को ये देखें तो इफेक्टिवली 10 लीटर अपने पास वाटर पर सेकंड लिया जा रहा है, तो वॉल्यूम दे रखा है तुमको, तो मास ऑफ वाटर दैट इज डेंसिटी इनटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम। पानी की डेंसिटी होती है 10⁻3, ये दे रखा है तुमको 10 लीटर और 1 लीटर जो होता है 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, तो ये इफेक्टिवली हो जाएगा 10 × 10⁻³ मीटर क्यूब, 10 × 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। तो m ये -3 + 3 मास भी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 kg हो जाएगा, और ये पर सेकंड बोला हुआ है तो m/t की वैल्यू जो है वो तुमको दे रखी है कितनी 10 kg पर सेकंड, kg पर क्या हो गया सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को m/t की पूरी वैल्यू दे दी है, वो कितना हो गया है 10 हो गया है। तो इधर से दिस इज m/t और ये भी हो गया m/t, तो m/t कितना है 10, g की वैल्यू 10, h हाइट कितनी आनी है 20 प्लस हाफ m/t की वैल्यू हो गई 10 इंटू v स्क्वायर, कितने से भेज रहे हैं अपन पानी को 10 से, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 20 इंटू 100 2000, तो ये हो जाएगा 2000 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 100 और 2 ये हो जाएगा 5, तो 500 हो जाएगा 500, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2500। 2500 का मतलब 2.5 किलो क्या हो जाएगा वॉट हो जाएगा, 2.5 किलो वॉट। 22 का आंसर नंबर आ जाएगा 2, दैट इज 2.5 किलोवाट, ठीक है। तो बढ़िया सिचुएशन, बढ़िया क्वेश्चन है, समझने की बात है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23 पर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग अलोंग इज दिस डायरेक्शन। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है। विच डिस्प्लेसेस द पार्टिकल फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन एंड डूइंग द वर्क ऑफ इतना। तो फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, पर आपको ये नहीं पता कि फोर्स कितना है, बस ये पता है कि फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। इतनी कार्यरत दिशा में बल का परिमाण क्या होगा जिसके प्रभाव में कण यहां से यहां तक चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या कर देते हैं फोर्स वेक्टर डिफाइन करते हैं। फोर्स वेक्टर जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अपने को नहीं पता है, पर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अपने को पता है, और वो इस वेक्टर के अलोंग एक्ट कर रहा है। और ये भी जो है वो 6i कैप है, -2 k कैप पहले लिख रखा है, तो मैं इसको लिख रहा हूं इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, दैट इज f वेक्टर अपॉन f वेक्टर, दिस गिवन वेक्टर जो भी रैंडम चल रहा है f कैप और इस डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा r वेक्टर अपॉन, भाई ये इसी डायरेक्शन में है, r वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा r, इसको r समझ लेते हैं। f का मैग्नीट्यूड बताना है, r वेक्टर कितना हो गया तुम्हारे पास 6i कैप प्लस का क्या हो जाएगा 3j कैप माइनस का क्या हो जाएगा 2k कैप, ठीक है। 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हो जाएगा तुम्हारे पास √ 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 6 36 और 4 40 और 9 49, तो ये 7 हो जाएगा। तो इफेक्टिवली अगर मेरे को f वेक्टर देना है देन f वेक्टर विल बी इक्वल्स टू f टाइम्स, इधर चल रहा है तुम्हारे पास कौन 6i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 2 क्या हो जाएगा k कैप अपॉन में ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 7। ये तो हो गया फोर्स लिखना, कैसे फोर्स लिखा जाता है। अब अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, देन द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट x फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 1 - 2 माइनस का हो जाएगा i कैप, 4 - 1 प्लस का हो जाएगा 4 - 1 3j कैप माइनस का 1 0 माइनस का k कैप हो जाएगा, ये हो गया। अब वर्क डन जो होता है वो होता है हमारे पास क्या होता है फोर्स वेक्टर डॉट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वर्क डन आपको दे दिया है दैट इज 5, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर जो चल रहा है वो रहा, दिस इज f अपॉन कितना हो जाएगा 7, डॉट प्रोडक्ट में चल रहा है 6i कैप प्लस का हो जाएगा 3j कैप माइनस का क्या हो जाएगा 2k कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट ये चल रहा है माइनस का i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का क्या हो जाएगा k कैप, ठीक है। तो 5 इधर चल रहा है f बाई कितना हो जाएगा 7,
आई वाले का आई वाले से मल्टीप्लीकेशन माइनस का 6, जे वाले का जे वाले से मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 3 प्लस का क्या हो जाएगा 9, माइनस का 2 माइनस का 1, के वाले का के वाले से मल्टीप्लीकेशन -2 -1 कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 9 और -6, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, प्लस का 3, तो ये बन गया प्लस का 3, 3 और 2 11, 11 और 6 5 हो जाएगा, तो सब मिला के 5 आ गया, ये हो गया 5, तो 5 से तो ये 5 कैंसिल हो गया, तो f/7 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास 7। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जिसमें फोर्स मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू हाउ मच 7 न्यूटन। 23 का आंसर नंबर आएगा कितना 2 आएगा, ठीक है, दैट इज 7 न्यूटन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। 24, ए कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन ए 4 kg पार्टिकल, ठीक है, 4 kg के पार्टिकल पर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है इन एक्स डायरेक्शन। द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय ux दैट इज इक्वल्स टू 40 प्लस x माइनस 6 का क्या है होल स्क्वायर है, x इज इन मीटर। इफ इट इज गिवन एट दैट at x is equals to 8 meter, kinetic energy is 30 joule. Kinetic energy is how much? 30 joule. Find the maximum kinetic energy of the particle. देखो भाई, सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये चल रहा है, दैट इज 40 प्लस x माइनस 6 का क्या है स्क्वायर। x बराबर r पर काइनेटिक एनर्जी इतनी दे रखी है, तो मैं x बराबर 8 पर पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेता हूं। ये हो जाएगा 40 प्लस 8 माइनस 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 40 प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4, जो बन जाएगा 44। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा तुम्हारे पास 44 प्लस कितना हो जाएगा 30, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 74 जूल। दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपने को पता करनी है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब होती है कि मैक्स तब होगा जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी। अब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर अपन बात करते हैं तो अपन पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उस पर मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई कर देते हैं, du बाई क्या हो जाएगा dx, दैट इज इक्वल्स टू इधर 40 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 2, दिस इज x माइनस 6 और x माइनस 6 का डिफरेंशिएशन 1, मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई करके इसको अपन क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। तो 2 इंटू एक्स माइनस 6, तो इसको अगर अपन 0 करेंगे तो 2 को डिवाइड कर दिया और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी x बराबर 6 पर, तो u मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो u मिनिमम दैट विल बी इक्वल्स टू 40 तो है ही है प्लस x की वैल्यू 6 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा 40। अब अपन जानते हैं कि E बराबर होता है क्या होता है k प्लस क्या हो जाएगा u। E की वैल्यू आ गई 74, k आपको चाहिए मैक्सिमम और उस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो क्या रहेगी मिनिमम, ठीक है। तो ये है 74 इक्वल्स टू k मैक्स की वैल्यू अपने को पता करनी है प्लस u मिनिमम की वैल्यू जो है दैट इज 40, u मिनिमम इज 40, उसको उधर भेज देते हैं, तो k मैक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 74 माइनस 40, 34 जो है वो आंसर आएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 24 का आंसर नंबर 2 हो जाएगा, दैट इज 34। 24 आंसर नंबर 2 आंसर आएगा 34 जूल, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25, ए कैनन बॉल इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। एक बॉल को ऐसे फायर कर दिया अपन ने, ऐसे ओ ऐसे, u एट एन एंगल ऑफ हाउ मच 30 डिग्री एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट। इस फ्लाइट के हाईएस्ट पॉइंट पर अगर अपन देखें तो इसकी वेलोसिटी जो होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है और ये कितनी होती है u cos थीटा, ठीक है। और इट एक्सप्लोड इनटू 3 इक्वल फ्रेगमेंट्स। 3 इक्वल फ्रेगमेंट्स का मतलब एक है m मास का फ्रेगमेंट, ये रहा m मास का फ्रेगमेंट, एक और है अपने पास m मास का फ्रेगमेंट और एक और है अपने पास m मास का फ्रेगमेंट। 3 m मास के फ्रेगमेंट, इसका मतलब इसका ओरिजिनल मास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3m। One is going up vertically upward with a velocity 50 meter per second. The second is falling vertically downward with a velocity of 50 meter per second. Then the third fragment will be moving with a velocity of, ठीक है। तो देखो भाई, पार्टिकल जब पहले चल रहा है तो उसका मास है 3m और उसकी वेलोसिटी है इधर की तरफ u cos कितना हो जाएगा थीटा। u cos थीटा के हिसाब से इसका इनिशियल मोमेंटम बोलूं, टॉप मोस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका p इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास 3m
और u की वैल्यू दे दी है तुमको कितनी 100 और cos 30 sin 60 ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास √3 बाई कितना हो जाएगा 2 एंड दिस इज इन x डायरेक्शन तो इसके साथ में लगा देता हूं i कैप। ठीक है, तो अगर अपन मोमेंटम का डायरेक्शन लिखे p इनिशियल दैट इज इक्वल्स टू थोड़ा सा चाहिए यहां पर अगला क्वेश्चन नहीं है तो p इनिशियल दैट इज इक्वल्स टू p फाइनल ये इक्वेशन चल रही है। इनिशियल मोमेंटम जो है दैट इज 3m 100 हो गया ये हो गया √3 बाई 2 और ये कौन हो गया तुम्हारे पास सब कुछ जो चल रहा है वो कितने में चल रहा है आई कैप में। फाइनल की बात करते हैं तो फाइनल एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। एम मास का ऑब्जेक्ट 50 से ऊपर जा रहा है तो एम मास का ऑब्जेक्ट 50 से जा रहा है किस डायरेक्शन में जे कैप में। उसी जगह पर दूसरा भी एक एम मास का ऑब्जेक्ट जा रहा है 50 से नीचे जा रहा है। एक एम मास का ऑब्जेक्ट 50 से जा रहा है किस में जा रहा है माइनस का जे कैप में। और तीसरे एम मास की वेलोसिटी वेक्टर अपने को क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। तो बढ़िया बात यह है कि ये दोनों बराबर मास के ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे ये कैंसिल हो जाएगा ये एम से ये एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास इफेक्टिवली वेलोसिटी जो बनेगी देखो क्या बन जाएगी यहां अगर अपन इसको आगे चलाएं तो ये 300 है। ठीक है, और v वेक्टर विल बी इक्वल्स टू यहां से अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 300√3 बटा कितना आ जाएगा 2 और आएगा किधर आई कैप आएगा। एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन ये बन रहा है हमारे पास। v वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ये बन जाएगा 150√3 आई कैप। तो पार्टिकल जाएगा क्षैतिज दिशा में तो क्षैतिज दिशा में जाएगा 150√3 तो 300 से नहीं जाएगा 150√3 को सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 260 आई कैप आएगी। ठीक है, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए गलत, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण गलत, क्षैतिज दिशा में 260 से जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन 25 का आंसर नंबर आ जाएगा 4। ठीक है, 260 मीटर पर सेकंड से ये पार्टिकल जाएगा। चलाएंगे अपन 26। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ टी शेप्ड यूनिफॉर्म प्लेट एट द ऑफ द सेम मटेरियल फ्रॉम O इज। ये रहा हो और अपने को ये देखना है कि इस टी शेप्ड मटेरियल का ये जो प्लेट है इस प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो कहां रहेगा। ठीक है, तो देखो भाई इसको डिसाइड करना पड़ेगा। प्लेट दे दी है, डायमेंशन दे रखी है, मास नहीं दे रखा है। तो मास नहीं दे रखा हो तो आप एरिया से भी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। एरिया अपने पास हो जाएगा। एरिया के बारे में बात करें तो मैं इसको 2 पार्ट में कंसीडर कर लेता हूं। ये हो गया पार्ट नंबर 1, ये हो जाएगा पार्ट नंबर 2। एरिया नंबर 1 हो जाएगा तुम्हारे पास ये है 8 और ये है 2, 8 2 16। एरिया नंबर 2 जो हो जाएगा दैट एरिया नंबर 2 ये है मेरे पास कितना ये 3 3 ये 8 है तो ये तो 2 हो गया, ये हो गया 2 और ये 6 है तो 6 और 2 ये 12 हो जाएगा। अभी पहले ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास तो इसका इस पहले ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास रहेगा यहां पर इस जगह पर, ये इस जगह पर, ये 2 मीटर है तो इसका y डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1, ये रहा y कोऑर्डिनेट 1। ठीक है, अब अपन ये बात करें तो ये 6 मीटर की है, 6 मीटर की है यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां से 3 मीटर पर रहेगा तो ये जो हो जाएगा ये 3 मीटर और ये कितना है टोटल अपने पास 2 मीटर यानी कि इस वाले सेंटर ऑफ मास C2 की जो लोकेशन रहेगी C2 जो जाएगा वो कहां पर जाएगा 0, कितने पर जाएगा 0, ये हो गया 3 और ये 2 5 पर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये सेंटर ऑफ मास नंबर 1 हो गया जिसका कोऑर्डिनेट यहां पर हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 1। ये 3 पर इसका सेंटर ऑफ मास बीच में रहेगा तो 3 पर रहेगा तो ये 3 और यहां से ये 2 तो इसका सेंटर ऑफ मास जो बन जाएगा 0, कितने पर बन जाएगा 5 पर बन जाएगा, 2 5। तो अभी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो रहेगा अब एक्स कोऑर्डिनेट तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारा सब कुछ वाई डायरेक्शन नहीं है तो वाई कोऑर्डिनेट ही सॉल्व करते हैं। एरिया वाला फॉर्मूला लगा देते हैं a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन हो जाएगा मेरे पास कौन हो जाएगा a1 प्लस a2। ठीक है, a1 की बात करते हैं तो 16 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस a2 की बात करते हैं 12 इंटू y2 की अगर अपन बात करें तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन में a1 प्लस a2 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा 28, 16 और 12 16 और 10 16 और 10 26 और 2 28। ठीक है, तो 12 60 और 60 और 16 76 अपॉन कितना आ जाएगा 28। 76 अपॉन 28 की बात करें तो इसकी वैल्यू जो है वो नियरली 2.7 बनेगी, नियर बाई 2.7 2.7 इसका रिजल्ट बनेगा। 28 दूना 56 तो ये उसके बाद 20 और ऊपर ज्यादा है 2.7 के आसपास इसका रिजल्ट बनेगा।
26वां एक बढ़िया क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। A metal sheet of 14 cross 2 centimeter of uniform thickness are cut to join two pieces with width cut to join two pieces of uniform thickness है, दो pieces है, width 1 centimeter each. The two pieces are joined to laid xy plane shown. The center of mass of the center of mass has the coordinates. ठीक है, ये दो जो पीस बनाए हैं ये कट इनटू टू पीसेस ऑफ वन विड्थ 1 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, तो ये 14 सेंटीमीटर की एक शीट थी ऐसी, ये बोल रखा है तुमको, ऐसे शीट ये है 14 की, और इसकी विड्थ 2 थी, तो इसको अपन ने बीच में से एक एक को कट कर दिया। तो एक तो इनका मास बराबर रहेगा, तो इसका मास भी m है और इसका मास भी m है। अब ये जो है ये कितने का है, 1। इसके हिसाब से इसका सेंटर ऑफ मास तो यहां पर रहा, तो इसको मैं बोल देता हूं C1। तो C1 का कोऑर्डिनेट 1 और ये 14 का है, तो ये 7 और 1 और 7। C1 कोऑर्डिनेट जो रहेगा, C1 के बारे में बात करें तो एक तो हो गया मास नंबर 1 m1 जिसकी वैल्यू m ही हो जाएगी, और इसका सेंटर ऑफ मास जो रहेगा वो हो जाएगा मेरे पास 1 और 7 8, और यहां से ये चल रहा है कितना है अपने पास, इसकी थिकनेस जो है कट करने के बाद 1 सेंटीमीटर बन गया है ये, तो ये 1/2 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 1/2। तो x कोऑर्डिनेट तो बन जाएगा 8 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2। दूसरा मास भी कितना है, m2 जो है वो भी कौन है अपने पास m, और उसका सेंटर ऑफ मास C2 की बात करें तो ये 1 है, तो इस वाला C2 की कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये तो हो जाएगा 1/2, और इधर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 14 का आधा 7, तो ये बन जाएगा 1/2 कोमा कितना हो जाएगा 7। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? तो कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर लिए। अब x कोऑर्डिनेट के लिए लगा देता हूं, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन हो जाएगा हमारे पास कितना m1 प्लस m2, पर m दोनों बराबर है तो m और ये हो जाएगा 2m, तो रिजल्ट बन जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन कितना आ जाएगा 2। x1 प्लस x2 8 प्लस 1/2 तो 8.5, या फिर अगर अपन देखें तो 17 बटा कितना हो जाएगा 8.5 का मतलब 17/2, तो ये तो हो जाएगा x1 प्लस x2 17/2 बटा में कौन आ जाएगा 2, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 17/4 17/4 आ रहा है। ठीक है, y कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 7 प्लस 1/2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, जो बन जाएगा 7 2 14 और एक 15/2 और 2 4 15/4 आ जाएगा, तो 15/4 ये, तो 17/4 और 15/4 हमारा क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। 27 का आंसर नंबर आ जाएगा 4। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर 28। ए बॉडी x मूविंग विद वेलोसिटी विद मोमेंटम p, ये रहा बॉडी x मूविंग विद मोमेंटम p, मास इसका m ले लेते हैं, वेलोसिटी इसकी u बोल देते हैं, तो p विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mu हो जाएगा। कोलाइड विद अनदर आइडेंटिकल बॉडी y एट रेस्ट, y जो है वो आइडेंटिकल है और वो रेस्ट पर है। ठीक है, ड्यूरिंग द कॉलिजन x गिव्स इंपल्स j टू बॉडी y, तो अब अपने पास ये रही x और ये y। आफ्टर कॉलिजन जो कंडीशन होती है वो ये है कि ये जो x है ये कुछ v1 वेलोसिटी से चलने लग गई है, और ये जो y है ये y जो है ये कुछ v2 वेलोसिटी से चल गई है। ठीक है, इफ कॉलिजन इज वन डायमेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.8 देन, तो देखो y पर इंपल्स जो होता है, इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इस y पर जैसे ये x है और ये रहा y, ठीक है, तो ये x जो है इस y पर इधर की तरफ इंपल्स अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है 0, इसका फाइनल मोमेंटम यहां पर अगर अपन देखें तो मास इसका m है और वेलोसिटी इसकी v2 है, तो j इज इक्वल टू हो जाएगा m फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस m इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है 0, यानी कि इस पर y पर इंपल्स एक्ट किया है तो y का चेंज इन मोमेंटम कितना है, y का फाइनल मोमेंटम mv2, y का इनिशियल मोमेंटम 0, तो हमारे पास इंपल्स जो हो जाएगा दैट विल बी j इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m इनटू कितना हो जाएगा v2। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन के लिए अगर अपन दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें तो वो याद रखोगे जो ज्यादा ठीक रहेगा, वो होता है m1 1 प्लस e अपॉन होता है m1 प्लस m2, और इधर आ जाएगा मेरे पास कितना u1 प्लस ये होता है हमारे पास m2 माइनस e m1 अपॉन हो जाता है m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 इंटू क्या हो जाता है दिस इज u2। तो अब दूसरा ऑब्जेक्ट y तो रेस्ट पर है पहले से ही, तो ये u2 का मामला तो ये तो सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
दोनों ऑब्जेक्ट का मास बराबर है, तो V2 की वैल्यू अगर अपन लिखना चाहते हैं तो ये m और ये m और m 2m, तो m बाई कितना हो जाएगा 2m, दिस विल बी 1 प्लस क्या हो जाएगा E इंटू कितना हो जाएगा U1, ये हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? मास दोनों ऑब्जेक्ट का सेम है। तो अगर अपन यहां पर बात करें तो सिचुएशन को समझेंगे अपन। ये अपन ने वैल्यूज पुट करी, ये V2 जो है वो वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का फॉर्मूला है। V1 अगर लिखना होता तो m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 1 प्लस ई अपॉन m1 प्लस m2। V2 लिखना है अपने को तो m1 1 प्लस ई अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये m से m कैंसिल, तो V2 की वैल्यू जो आ जाएगी दिस इज j, ये हो गया m, और V2 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ई बाई 2, ये हो जाएगा 1 प्लस ई बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू यू। अब अगर अपन देखें u का मतलब u1 का मतलब अपना u1 कौन है u, और m इंटू u जो है वो p हो गया, m इंटू u p हो गया, तो दिस इज j दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस e की वैल्यू कितनी है 0.8, 0.8 बटा में कौन हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा अपने पास कितना p 1.8 बाई 2, तो j की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 0.9 बाई कितना हो जाएगा 0.9 p। 0.9 p का मतलब हो जाएगा 9 बटा 10 p, j बराबर 9 बटा 10, j बराबर 9 बटा 10 p। एक बढ़िया क्वेश्चन, 28 का आंसर नंबर आ जाएगा क्या 3, j बराबर 9/10 p। कंप्लीट क्वेश्चन। चलते अपन क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29, a carom coin of mass 5 gram moving with speed 2 meter strike elastically with the board wall at 45 degree. If it remains in contact with the wall for 0.2 second, then average force। तो ऐसे कैरम का कॉइन जो है वो ऐसे आके स्ट्राइक कर रहा है और ऐसे जा रहा है। मान लो मैं एंगल की बात करूं विद द बोर्ड वॉल एट 45 डिग्री, तो वॉल के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45। और ऐसे केस में अगर अपन देखें तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, दैट इज 2mv cos थीटा। फोर्स की बात की जाए तो ये हो जाता है डेल्टा पी अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा टी, जो लगने वाला टाइम जो है वो अपने को पुट करना है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज 2, मास m कितना है 5 ग्राम, 5 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा -3। ठीक है, v की वैल्यू, तो v चल रहा है कितने से 2 से चल रहा है, cos 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 अपॉन में टाइम दैट इज 0.02। इसको ऊपर भेज देता हूं मैं, तो यहां पर ये तो गया इधर, 10⁻³ कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, 10⁻², 5 और 2 10, 10⁻³ और 10⁻³ सब कैंसिल, तो 1 कितना आ जाएगा √2। तो रिजल्ट विल बी 1/√2। 29 का आंसर नंबर कौन आ जाएगा 3 हो जाएगा। 29 आंसर नंबर 3, 1/√2 न्यूटन। चलते हैं अपन 30। A boy of mass 20 kg is standing at one end of the floating boat of 200 kg. The boat is 6 meter long. ठीक है, if boy moves to the other end of the boat, then the distance moved by the boat with respect to fixed ground. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीधा सीधा तरीका, डिस्टेंस मूव्ड। अगर अपन बात करें तो बॉय का कितना चला है, बोट के रेस्पेक्ट में 6 मीटर चला है, तो 40 किलो के बॉय का बोट के रेस्पेक्ट में 6 मीटर चलने की वजह से बॉय और बोट 200, ये दोनों ही क्या आएंगे पीछे आएंगे। अगर बॉय ऐसे चल रहा है तो बॉय के चलने की वजह से बॉय और बोट का सिस्टम दोनों ही कहां आएंगे पीछे आएंगे। तो अगर अपन देखें देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 40 इंटू 6, दिस विल बी 240 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास, ये जो हो जाएगा 200 इंटू 40 कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा। 1 मीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ये बिल्कुल वैसे है, इसको अगर अपन देखें तो बॉय के कुछ चलने की वजह से बॉय प्लस बोट दोनों ही कुछ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, दिस इज वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बोट। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो इसमें माइनस भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर अपना आंसर आ जाएगा। 30th का आंसर नंबर रहेगा क्या रहेगा 4, 30 का आंसर नंबर 4 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, A ball of mass m1 is moving with speed u towards another stationary ball of mass m2। तो एक m1 मास की बॉल है m1, this is moving with u। ठीक है, एक स्टेशनरी बॉल है m2 मास की, ठीक है, ये इधर आ रहा है। आफ्टर कॉलिजन द बॉल ऑफ मास m1 comes to rest। तो आफ्टर कॉलिजन जो है वो m1 तो रेस्ट पर आ गया,
ठीक है, m1 रेस्ट पर आ गया, m1, और एंड द बॉल m2 स्टार्ट्स मूविंग विद स्पीड v। तो ये जो m2 है ये v से मूव करना शुरू कर दिया। द कोएफिशिएंट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन इज, तो कोएफिशिएंट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है द सेपरेशन वेलोसिटी। तो आफ्टर कॉलिजन सेपरेशन, ये तो रेस्ट पर है, ये इधर से जा रहा है, तो सेपरेशन कितना हो जाएगा v। एंड बिफोर कॉलिजन अप्रोच वेलोसिटी, तो अप्रोच u की वजह से क्या हो रहा है, अप्रोच हो रहा है, तो e विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v बाई u। ठीक है, e दैट इज इक्वल्स टू v बाई u। ठीक है, अब अगर अपन यहां पर बात करें तो मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर देता हूं। सबसे सिंपल सिचुएशन रहेगी m और v के बीच में रिलेशन का पता करने के लिए। तो m1 u दैट इज इक्वल्स टू, ये तो रेस्ट पर है, वापस ये इधर रेस्ट पर आ गया, तो m2 v के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो v अपॉन u की वैल्यू, इस u को नीचे भेज देता हूं, तो m1 अपॉन m2 दैट इज इक्वल्स टू, u को नीचे भेज दिया तो v बाई u, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, दिस इज v बाई u दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा e। तो e की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी, m1 अपॉन क्या हो जाएगा, m2। तो e विल बी इक्वल्स टू m1 अपॉन m2। 31 का आंसर नंबर हो जाएगा 1, m1 अपॉन m2। 32, the radius of gyration of hollow sphere of radius r about an axis along its tangent। hollow sphere दे रखा है अपने को, तो hollow sphere ये, और इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रहेगा हमारे पास, इस एक्सिस के अबाउट होता है कितना, दैट इज 2/3 mr स्क्वायर, और इस एक्सिस के अबाउट होता है 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, जो बनता है कितना, बनता है 5/3 mr स्क्वायर। ठीक है, 2/3 mr स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर, 3 और 2 5, 5/3 दैट, इसको कर देते हैं m के स्क्वायर के बराबर, तो ये हो जाएगा 5/3, दिस इज mr स्क्वायर। तो m से m कैंसिल, k को इधर भेज देते हैं, तो k बराबर हो जाएगा रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 5/3, और ये हो जाएगा r। तो k विल बी इक्वल्स टू रूट 5/3 r, रूट 2/5, ये 5/3 r। तो 32 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 33, the planet moves around the sun at a point p where distance closest to the sun is d1 and the speed is v1, and another point when it is at distance d2 farthest from sun its speed will be। तो स्पीड बतानी है। तो सन जब भी, प्लेनेट जब रिवॉल्व करते हैं तो उनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है mvr या mv डिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अब m तो कांस्टेंट ही है, तो v इंटू r जो रहेगा दैट विल बी कांस्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं v1 d1 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v2 d2। स्पीड बतानी है अपने को, तो v2 बताना है, तो ये हो जाएगा v1 d1 अपॉन क्या हो जाएगा, d2। v1 d1 अपॉन क्या हो जाएगा, d2, v1 d1 अपॉन d2, दिस विल बी द आंसर। नहीं नहीं नहीं, 33 का आंसर नंबर हो जाएगा 2। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 34 पर। यूनिफॉर्म होलोस्फीयर स्टार्ट्स रोलिंग फ्रॉम द हाइट h ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, रोलिंग पूरी तरह से आपके कोर्स में नहीं है, पर काइनेटिक एनर्जी के रिलेशंस तो आपको आने चाहिए। ठीक है, एट सम इंस्टेंस t द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो आपको बताना है k रोटेशनल अपॉन k टोटल। ये होता है हमारे पास k रोटेशनल की अगर अपन बात करें तो हाफ i ओमेगा स्क्वायर अपॉन टोटल जो हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस हो जाएगा हाफ i ओमेगा स्क्वायर, जिसके हिसाब से इसका जो रिजल्ट बनता है, इसको सॉल्व करते हैं तो वो बनता है k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन 1 प्लस हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। ठीक है, तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, होलोस्फीयर का k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर होता है 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2/3। तो 2/3 अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा कितना, 5/3। 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा कितना, 2/5। 2/5 विल बी आंसर। 34 का आंसर नंबर हो जाएगा 1। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35, 3 पॉइंट मासेस, इस सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। ये 3 पॉइंट मास है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर अपन बात करते हैं तो इसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया 0। ये m मास यहां से a डिस्टेंस पर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ma स्क्वायर। ये m मास यहां से ये वाली डिस्टेंस पर है, पर ये वाली डिस्टेंस जो रहेगी दिस विल बी हाउ मच, a/2। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m a/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अगर अपन देखें तो ma स्क्वायर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट विल बी प्लस टू ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 4 और 1 5 ma स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 4।
तो आई दिस विल बी 5ma स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4, 5ma स्क्वायर बाई 4, 5ma स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4, 5/4ma स्क्वायर, 35 का आंसर नंबर हो जाएगा 4, 5/4ma स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं अपन 36 पर। 36, 4 identical thin rods such that mass is 1 and length is L are 1 meter are used to form a square। स्क्वायर बन रहा है ऐसे स्क्वायर, M और L ले लो चलो एक बार के लिए। इफ इट इज रोटेटेड अबाउट वन साइड, एक साइड के अबाउट अपन क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये तो रॉड का वन एज हो जाएगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml स्क्वायर अपॉन 3। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली रॉड का तो जीरो ही हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml स्क्वायर अपॉन 3। और ये वाली पूरी रॉड जो है वो यहां से L डिस्टेंस पर है, ये L लेंथ पर, L डिस्टेंस पर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो केवल हो जाएगा ml स्क्वायर। जब पूरा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस पर होता है तो सीधा सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा ml स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर अपन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो ml स्क्वायर अपॉन 3 की तो कितनी रॉड हो गई, 2 रॉड हो गई, और एक रॉड हो जाएगी आपके पास ml स्क्वायर की। तो 3 और 2 5ml स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 3, 5/3, m की वैल्यू भी 1 है और l की वैल्यू भी 1 है स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा अपना आंसर। 5/3, 36वें का आंसर नंबर आ जाएगा कितना 2, दैट इज 5/3। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 37 पर। A disk of mass m and radius r is rotating about its main axis with angular speed omega। एक डिस्क है, जो ये डिस्क है और ये अपनी मेन एक्सिस के अबाउट ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रही है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। ठीक है, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m/2 स्टिक्स विथ इट, अभी अपने पास थोड़ी देर बाद यहां पर इसी डिस्क पर ये इसी एक्सिस के अबाउट, अब अपने को ओमेगा डैश पता करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई डैश, स्टिक्स विद इट ए पॉइंट एट इट्स सेंटर, ओहो सेंटर पर स्टिक हुआ है, तो m/2 ये हो गया। ठीक है, देन द न्यू एंगुलर वेलोसिटी, वैसे तो ये सेंटर पर स्टिक हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख सकते हैं, क्योंकि इधर से इधर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। L इनिशियल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा L फाइनल। L इनिशियल I कौन है हमारे पास, दैट इज mr स्क्वायर बाई 2, डिस्क पहले घूम कितने से रही है ओमेगा से, बाद में ये I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2, बाद वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये भी डिस्क अभी भी घूम रही है mr स्क्वायर बाई 2 प्लस ये m/2 का मास है, पर ये कहां है सेंटर पर है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पार्टिकल है ये, ठीक है, ए पार्टिकल, तो पार्टिकल तो इसी जगह पर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 0 इंटू ओमेगा डैश, तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, और ये mr स्क्वायर बाई 2 से mr स्क्वायर बाई 2 कैंसिल, तो ओमेगा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा ही रहेगी। देन न्यू एंगुलर वेलोसिटी विल बी ओमेगा इटसेल्फ, क्योंकि पार्टिकल सेंटर पर स्टिक किया है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं आएगा। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 38 पर। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ कॉन्ट्रैक्ट टू 1/n ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, द लेंथ ऑफ द डे विल बी अप्रोक्सीमेटली। तो अर्थ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो वापस से मास कांस्टेंट रखते हुए सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अपन बात करें तो चेंज होगा। अगर अपन इस केस में बात करें तो वापस से एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम L1 विल बी इक्वल टू L2, दिस इज I1 ओमेगा 1, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 ओमेगा 2। ओमेगा को 2 अपॉन t लिखें तो ये हो जाएगा I1 अपॉन T1, दैट विल बी इक्वल टू I2 अपॉन क्या हो जाएगा T2। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। अभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करें तो 2/5 mr स्क्वायर अपॉन अभी का टाइम कितना है 24 आवर्स, दैट इज इक्वल टू, बाद में 2/5 मास सेम रखा हुआ है पर रेडियस कितनी कर दी है r अपॉन कितना कर दिया है n का होल स्क्वायर, अपॉन में बाद वाला टाइम पता करना है। 2/5 से 2/5 कैंसिल, m से m कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ये 1/n है तो ये t के साथ में आ जाएगा, और ये स्क्वायर तो आएगा इस साथ में इसके लिए। अगर अपन देखें तो यहाँ टर्म बनेगी 1/24, दैट इज इक्वल टू 1/t टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, n स्क्वायर t दैट इज इक्वल टू 24, तो t की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 24 अपॉन क्या हो जाएगा n स्क्वायर, 24 अपॉन n स्क्वायर विल बी द रिजल्ट। तो 38 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 39 पर। Consider a wheel of bicycle rolling on the level road at linear with linear speed
वी नॉट। ये व्हील जो है वो लीनियर स्पीड वी नॉट से जा रहा है। अगर ऐसे केस में आपको लीनियर स्पीड की वैल्यू दी जाती है, इसका मतलब वो आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दे रहा है, ठीक है। तो अपने को यहां पर बताना है कि क्या है, रोलिंग में है, ठीक है। ये लीनियर स्पीड ये वी नॉट से जा रहा है, तो रोलिंग में ये जब वी नॉट से जाता है तब ये रेस्ट पर होता है, रेस्ट पर। उस टाइम पर ये चलेगा 2 वी नॉट से, उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी जो रहेगी वो इधर की तरफ रहेगी √2 वी नॉट, और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ रहेगी √2 वी नॉट। तो देखते हैं, स्पीड ऑफ द पार्टिकल ए इज 0, ए 0 रहेगा, ये बात ठीक है। स्पीड ऑफ बी सी एंड डी आर इक्वल, बी सी एंड डी, तो सी की वेलोसिटी इधर रहेगी, ये इसकी वेलोसिटी इधर रहेगी, तो और बी की वेलोसिटी तो √2 भी रहेगी, तो ये बात तो गलत है। इन सब की वेलोसिटी वी नॉट नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी नॉट है, इनकी तो वेलोसिटीज अलग अलग रहेगी, हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग। इसमें भी लीनियर में वी नॉट आएगा और रोटेशनल में कुछ और टर्म आएगी, जिसकी वजह से इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये तो गलत है। द एक्सेलरेशन ऑफ ए इज नॉन जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब अगर अपन यहां पर बात करें तो देखो क्या है, सेंटर के रेस्पेक्ट में ए जो है वो ओमेगा के हिसाब से, अगर अपन सेंटर के रेस्पेक्ट में बात करें तो इसकी पीछे की तरफ वेलोसिटी जो है वो ओमेगा आर है, जिसकी वजह से इसके पास इधर की तरफ एक्सेलरेशन तो रहेगा ही रहेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। ये अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, पर सेंटर के रेस्पेक्ट में मोशन में है, तो सेंटर के रेस्पेक्ट में मोशन में होने की वजह से इस पार्टिकल के पास इधर की तरफ क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा, बिकॉज सेंटर के रेस्पेक्ट में ये ओमेगा आर से किधर जा रहा है, पीछे की तरफ, अभी इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस पर सेंटर की तरफ इधर एक्ट करेगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर। एटलीस्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो रहेगा ही रहेगा। The acceleration of A is non-zero, ये तो 1 and 3 will be correct, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। A satellite of mass m revolving in a circular orbit of radius r around the sun of mass m, around the earth of mass m, the magnitude of total energy is E, then the angular momentum will be, ठीक है। तो एक तो अगर अपन बात करें तो टोटल एनर्जी जो होता है वो E जो होता है वो होता है -G m अपॉन कितना हो जाएगा 2r। बट बात यह है कि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, k बराबर E का मैग्नीट्यूड। तो इसने मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी E बोला हुआ है, यानी कि ये इफेक्टिवली काइनेटिक एनर्जी दे रखी है अपने को। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। क्योंकि एंगुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर में और सैटेलाइट मोशन में ये चीज सेम रहेगी कि E का मैग्नीट्यूड k के बराबर रहता है। अब अपने को एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना था। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr कैलकुलेट करना है। तो एक तो पहले मैं 2 को इधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना मेरे पास 2e। अब मैं एक m से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, m का स्क्वायर दोनों साइड में, एक r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो r स्क्वायर और ये हो जाएगा r स्क्वायर। तो इधर देखो mvr का होल स्क्वायर, तो ये l स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 2e m r स्क्वायर, और l स्क्वायर है तो इसको रूट कर देंगे, तो 2e mr का होल स्क्वायर, 2e m r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो l विल बी इक्वल्स टू 2e mr का क्या हो जाएगा, 2e m r स्क्वायर का रूट। नहीं 2 आएगा नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है। 40 का आंसर नंबर आ जाएगा फर्स्ट। चलते अपन 41 पर। The potential energy of interaction between the arc of the ring and mass m, the particle of mass m naught is placed at the center. Potential energy जो होती है, potential energy that is equals to, वो होता है m into potential at the center. Potential m into potential. mass कितना रखा हुआ है m naught, तो ये हो जाएगा m naught, ठीक है। तो potential energy that is equals to m naught into कितना हो जाएगा, this will be the potential. अब अगर अपन यहां बात करें तो ये m मास है मेरे पास, ये m, ठीक है m, एक तो ये हो गया। इस m मास की वजह से अगर अपन बात करते हैं तो ये है मेरे पास इसका सेंटर, और इस आर्क के जो सारे एलिमेंट्स है वो इससे r डिस्टेंस पर ही रहेंगे, जिसकी वजह से मैं अगर सेंटर पर पोटेंशियल की बात करूं तो सेंटर पर पोटेंशियल जो मिलने वाला है वो बनेगा -Gm अपॉन कितना हो जाएगा r, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट dm, तो इस dm की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल जो रहेगा dv दैट इज इक्वल्स टू -G dm अपॉन कितना हो जाएगा r, और सारे dm बराबर बराबर डिस्टेंस पर है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल -Gm अपॉन r रहेगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी m नॉट, और ये हो गया -Gm अपॉन क्या हो जाएगा
आर, तो माइनस जी एम एम नॉट अपॉन क्या हो जाएगा आर, माइनस जी एम एम नॉट अपॉन क्या हो जाएगा आर। 41 का आंसर नंबर आ जाएगा 1 माइनस जी एम एम नॉट अपॉन आर, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 41 का आंसर फर्स्ट आ जाएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन। चलते हैं 42 पर। 42, a particle performing simple harmonic motion on a straight line with time period of 12 सेकेंड। ठीक है, the minimum time taken by the particle to cover distance equal to amplitude। मिनिमम टाइम देखो भाई, एसएचएम में पार्टिकल जो है वो ऐसे जाता है, ठीक है, ये है ए डिस्टेंस, पर आपको ये नहीं बोला है कि ये कहां चल रहा है। सेंटर के पास उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो आपको अगर ए डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो आप ए बाई टू से, इधर वाले ए बाई टू से इधर वाले ए बाई टू तक जा रहे हैं, जैसे यहां से ये ए बाई टू से यहां तक और अगले ए बाई टू तक जा रहे हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी ये माइनस का ए बाई टू, तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी ए। इसमें मीन पोजीशन के पास में है, तो उस टाइम पर आपकी जो पार्टिकल की जो स्पीड रहेगी दैट विल बी हाई, जिसकी वजह से आपको यहां पर जो टाइम कवर लगेगा दैट विल बी द मिनिमम टाइम। ठीक है, अब ए बाई टू से सेंटर पर आने में जो टाइम लगता है एसएचएम आपको आनी चाहिए वो होता है टी बाई 12। इधर ए बाई टू का ये भी टाइम कितना हो जाएगा टी बाई 12, तो इधर से इधर टोटल टाइम की बात करें देन टोटल टाइम विल बी इक्वल्स टू टी बाई 12 प्लस टी बाई 12, 2 टी बाई कितना हो जाएगा 12, जिसको अगर अपन देखें तो इधर टाइम पीरियड अपने को 12 सेकंड ही दे रखा है, तो 2 इंटू 12 अपॉन में कौन हो जाएगा 12, 12 से 12 कैंसिल, अपने पास आंसर जो आएगा 2 सेकंड। तो आपको जीरो से ए तक नहीं जाना है, मिनिमम टाइम तब कवर होगा जब आप मेन पोजीशन के आसपास हो, क्योंकि वहां पर स्पीड क्या रहती है, बहुत मतलब मैक्सिमम स्पीड कहां रहती है, मीन पोजीशन पर रहती है, तो आसपास वाले जोन में यहां पर स्पीड ज्यादा रहेगी, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपको टाइम कम लगेगा, एंड दिस विल बी 2 सेकंड। 42 का आंसर नंबर आ जाएगा 2। चलते अपन क्वेश्चन नंबर 43 पर। For a particle which is undergoing simple harmonic motion, the square of velocity is plotted against the square of displacement. The curve will be, तो velocity का स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, तो v बराबर होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो v स्क्वायर कर देते हैं, v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर देता हूं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा मेरे पास कितना ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज प्लॉटेड अगेंस्ट एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया वाई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा स्लोप एम, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, तो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वी स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे तो अपने को स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बढ़िया क्वेश्चन। 43 का आंसर नंबर रहेगा 2, स्ट्रेट लाइन। चलते अपन 44 पर। If a spring of force constant K is cut into 2 parts such that one part is thrice in length of the other part, then the force constant of each part will be। अपने पास पूरी स्प्रिंग है, ठीक है, और अपन ने इसको कट कर दिया ऐसे 2 पार्ट में, एक पार्ट और ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। इसकी लेंथ L बोल देता हूं, तो इसकी लेंथ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3L हो जाएगी, ठीक है। और अगर अपन देखें तो ये L और ये 3L है, तो ये पूरी स्प्रिंग की लेंथ जो हो जाएगी वो 4L हो जाएगी, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 बोल देता हूं, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 बोल देता हूं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो मैं लिख देता हूं K1 अपॉन K, K1 अपॉन K। तो इधर से K1 की लेंथ कितनी है, K1 की लेंथ जो है वो 3L है और K की लेंथ जो है वो कितनी है 4L है, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से तो ए से ये कैंसिल, K1 विल बी इक्वल्स टू 4/3 क्या हो जाएगा K, एक तो ये आ जाएगा। वैसे ही K2 अपॉन K कर देता हूं, तो K2 में अपॉन K, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 4, ठीक है। L और K2 कौन है, उसकी लेंथ कितनी है K2 की L, तो L से L कैंसिल, तो K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4K हो जाएगी। तो 4K/3 और 4K, 4K/3 और 4K नहीं, 4K/3 और 4K। 44 का आंसर नंबर आ जाएगा 2, इधर भी नहीं इधर भी नहीं। बढ़िया क्वेश्चन। 44 का आंसर नंबर 2 रहेगा। 45, if the radius of earth orbit around the sun is r, radius of earth orbit around the sun, तो ये है अपने पास सन, मास ऑफ सन को ms बोल देता हूं, यहां से रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट इज r, ये रही अर्थ, ठीक है।
द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज टी, देन मास डेंसिटी ऑफ सन, इसका मास डेंसिटी बताना है, डेंसिटी बताना है रो। एक तो पहले चलते हैं अपन टाइम पीरियड का इक्वेशन लिखते हैं, टी बराबर होता है हमारे पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ दिस इज आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब जो होता है आर क्यूब अपॉन क्या होता है जी एम ई के हिसाब से चलेंगे अर्थ के रेस्पेक्ट में। पर अब बात यह है कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो ये सारी बात जो है वो सन के अराउंड चल जाएगी। टी बराबर 2 पाई, इधर से अगर अपन चले तो देखो भाई यहां से इसकी ऑर्बिट की रेडियस आर है, तो ये हो गया आर क्यूब अपॉन ये हो जाएगा जी, और मास ऑफ क्या आ जाएगा सन। ठीक है, अपने को बताना है मास डेंसिटी ऑफ सन बताना है, जिसमें आपको रेडियस ऑफ सन आर एस बोल रखी है, रेडियस ऑफ सन जो है दैट इज आर एस। तो यहां से स्क्वायरिंग बोथ द साइड, टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे पास 4 पाई स्क्वायर, दिस इज आर क्यूब अपॉन ये हो गया जी, और मास ऑफ सन की बात करें तो अब सन की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर सन का क्या हो जाएगा क्यूब। बढ़िया बात है भाई, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो 4/3 पाई आर एस क्यूब। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो इसको उधर भेज देते हैं ऊपर, ये तो बन जाएगा मेरे पास 3 ऊपर जाएगा, तो 3 पाई ऊपर बन रहा है आर क्यूब, इधर से ये हो गया जी, रो 4 और पाई कैंसिल, आर एस का क्या हो जाएगा क्यूब, इधर जो चल रहा है वो कौन है टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपने को बताना है, तो इस रो को उधर भेज देता हूं और टी स्क्वायर को इधर भेज देता हूं, तो आपके पास डेंसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा 3 पाई आर क्यूब अपॉन जी जी टी स्क्वायर आर एस क्यूब हो जाएगा। ठीक है, देन रो विल बी इक्वल्स टू 3 पाई आर क्यूब, 3 पाई आर क्यूब जी टी स्क्वायर आर एस क्यूब, जी टी स्क्वायर आर एस क्यूब, तो 3 पाई आर क्यूब, आगे 4 पाई आर क्यूब नहीं 3 पाई आर क्यूब आएगा, 4 पाई आर क्यूब नहीं, आर क्यूब नहीं, तो आंसर नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट 3 पाई आर क्यूब जी टी स्क्वायर आर एस क्यूब। बढ़िया क्वेश्चन एकदम। 45 का आंसर नंबर हो जाएगा 1। चलते अपन क्वेश्चन, हाँ 45। तो हम लोगों ने पेपर कंप्लीट किया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा, इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन, मतलब काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो गलतियां आपसे हुई हैं उनको एक बार खुद से सॉल्व करें, और उन गलतियों को आगे के लिए ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी और सॉल्यूशन में।